एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज आप लोगों के साथ मैं फुल लेंथ पेपर डिस्कस कर रही हूँ जूनियर का। ये आपको जो भी आप लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर में हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, यानी कि हमारी ऐप पर। तो ये लाइव क्लास का वीडियो है, आपके पास लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए अब मैं अपनी लाइव क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग भी जो देख रहे हैं आप भी लाइव क्लास में ही हैं। गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आइए भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीजीटी का इंटरव्यू देने के बाद लोग जो है जूनियर की तैयारी के लिए लग गए हैं। तो पीजीटी का इंटरव्यू दे के आने के बाद कुछ लोग जो हैं वो आ गए हैं, जूनियर की तैयारी में लग गए हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। नौकरी कोई सी भी क्यों छोड़े, है ना भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब सबको राम राम, गुड आफ्टरनून हो गई है। बच्चे ग्रुप में पंचायत कर रहे हैं। कौन सा ग्रुप में? अच्छा, ये जूनियर के ग्रुप में, जूनियर प्रैक्टिस वाले। अभी बंद करती हूँ, अभी पंचायत बंद करती हूँ। 2 मिनट रुक जाए, सारी पंचायत बंद करती हूँ मैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो मैंने अभी देखा नहीं है एक्चुअली, अभी पंचायत बंद करती हूँ। जूनियर के ग्रुप में पंचायत चल रही है, पंचायत को पता वो वही हो रही होगी। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ये हो रहा होगा, है ना? यही हो रहा होगा, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ये है वो है। बदतमीज, बहुत ही बदतमीज बच्चे हैं सच्ची में। चलो अब ये देख लो। हाँ, तो तुझे पता नहीं है कि मेरे को ओके मैडम कहना पसंद नहीं है? सबको पता है ये वाली बात। तो उन्होंने तुझे सिर्फ बताया कि मैडम ओके लिखा देख लेंगे तो तेरी वाट लगा देंगी। अभी करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब कोई पंचायत नहीं करेगा। नोबडी विल डू एनी सॉर्ट ऑफ पंचायत। ओके, चलो पढ़ लो। अब ओके कहने का अधिकार सिर्फ मुझे है जब तक तुम मेरा स्टूडेंट हो। उसके बाद जो है ओके तुम्हारा मर्जी, जिसको वो मर्जी बोलो। ठीक है जी। चलो अब ये देखो, ये तुम्हारा फुल लेंथ पेपर है। फुल लेंथ पेपर है आप लोगों का, यानी कि 100 क्वेश्चंस का फुल लेंथ पेपर है। अब जरा आप लोग इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए फटाफट जवाब देना शुरू कीजिए। फुल लेंथ पेपर है आज 100 का। इसमें आप लोगों को आज जो मैंने इसमें लिया है, आप ये खुद देखिएगा। ग्रामर है, लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है और पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हैं। इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं? फेफड़ा निकाल के रख दूँ अपने तुम्हारे लिए? है फेफड़ा तो बस मैंने निकाल के रखी थी, इसलिए कमजोर हो गए मेरे फेफड़े। चलो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो और आंसर्स दो पहले। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम एंटाइटल्ड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का एपिग्राफ कहां से लिया गया? अबे डी, ये डी किसने बता दिया तुम्हें? एपिग्राफ ऑफ द पोएम एंटाइटल्ड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो पोएम है ये लिखी है टीएस इलियट ने। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब काजल ने दिया है, संगीता ने दिया है, रश्मि ने दिया है। बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है दैट इज इन्फर्नो। अच्छा, इन्फर्नो किसने लिखी है? दांते ने। दांते हु वाज एन इटालियन पोएट। दांते के द्वारा लिखी हुई पोएम प्रणाम नमस्ते, तो इन्फर्नो से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर, एक चीज करना भाई, कोई भी व्यक्ति, गोला गलत हो गया है, कोई भी व्यक्ति या सभी लोग अपनी कॉपी में आंसर्स लिखते चलो इस पेपर के। ठीक है, आंसर्स लिखते चलो। 1 का ये है, 2 का ये है, सभी लोग लिखते चलो इसका। हरदयाल से टाइटल लिया गया है, रुडयार्ड किपलिंग की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। हरदयाल मेरे ख्याल से मीनू ने उस दिन बताया भी था, उसके चाचा जी का नाम है मीनू? कि वो जो है रुडयार्ड किपलिंग का जो है कि भाई जो है वो लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, तो वहां से जो है इसने टाइटल लिया है। हाँ जी, तो बिल्कुल, हाँ जी। अब शुरू, मीनू के चाचा अंकल, हाँ बिल्कुल। तो ये जो है इन्फर्नो से, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का जो एपिग्राफ है इन्फर्नो से लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द ग्लोब थिएटर ओपनड इन। ग्लोब थिएटर कौन से सन में, कौन से ईयर में खुला था? चलिए शुरू हो जाइए। दैट सी 1599। सबसे पहला उसमें कौन सा प्ले हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है 1599। और प्ले कौन सा पहला हुआ था? दैट इज जूलियस सीजर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, होशियार होगा मेरा बालक। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन।
इंग्लिश फोकलोर, इंग्लिश लेजेंड्स, बिब्लिकल स्टोरीज, एंग्लो सेक्सन मिथ्स। बिल्कुल सही जवाब बिब्लिकल। भाई देखो मॉरलिटी प्लेस तो जो होते थे वो होते थे एलिगोरिकल, और मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो होते थे वो बिब्लिकल स्टोरीज पर आधारित हुआ करते थे, यानी कि बाइबल की स्टोरीज पर रिलेटेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिकन्स इन हिज द टेल ऑफ टू सिटीज टॉक्स अबाउट टू सिटीज दैट आर। यार अभी भी बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है सांस चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही है। हाँ, डिकेंस इन हिज द टेल ऑफ टू सिटीज टॉक्स अबाउट टू सिटीज दैट आर। वेरी गुड, दैट इज लंदन एंड पेरिस। बिल्कुल सही। अच्छा, डिकेंस कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करता है होशियारो? डिकेंस कौन सी सेंचुरी, कौन सी एरा को बिलोंग करता है? बिल्कुल सही, दैट्स ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा। बिल्कुल सही, लंदन एंड पेरिस। बिल्कुल। एल्डस हक्सले wrote a novel entitled Brave New World. The title of this novel is borrowed from Shakespeare's play. एल्डस हक्सले जो कि एक मॉडर्न राइटर है, उन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा है। ये टाइटल कहाँ से लिया गया? बिल्कुल सही जवाब, टेम्पेस्ट से लिया गया है। और ये कौन बोलती है? मिरांडा। मिरांडा का डायलॉग है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड रेफर्स टू। किसके बारे में कहा जाता है? बिल्कुल सही, बेकन के बारे में। किसने कहा है? कहा किसने है? पोप ने कहा है फ्रांसिस बेकन के बारे में। वेरी गुड। देखा कितनी मेहनत करती हूँ तुम्हारे साथ में। टू whom Charles Lamb has addressed as poet's poet. To whom has Charles Lamb addressed as poet's poet? बिल्कुल सही, स्पेंसर को कहा है poet's poet. Very good. स्पेंसर को कहा गया है पोएट्स पोएट। द फेमस पीरियोडिकल एसे एंटाइटल्ड द टेटलर अपीयर्ड इन। टेटलर कब आया था? व्हेन डिड टेटलर कम? 1711। सही, ए 1709 है, दैट्स ए 1709। ए 1709। बेवकूफो। चलो, टिंटन एबे इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ओड, बैलेड। ये मैंने आपको बताई थी एक चीज कि ये मोनोलॉग और लिरिक दोनों माना जाता है, लेकिन इसको जो सही बिल्कुल सही जो है दोनों ठीक, लेकिन जो अधिकतर जो एकेडमिशियंस हैं वो मानते हैं कि ये ड्रामेटिक लिरिक है। तो ये है टिंटन एबे इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक। इवन मेरे से किसी ने पूछा भी था ये मैम कि अगर दोनों आ जाए तो दोनों आ जाओ तो आपको ड्रामेटिक लिरिक लगाना है इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिंटन एबे किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, राइम रॉयल, ट्रिपलेट। ब्लैंक वर्स टिंटन एबे लिखा किस में गया है? बिल्कुल सही, दैट्स ब्लैंक वर्स। इट इज इन ब्लैंक वर्स। अच्छा, इसमें वर्ड्सवर्थ ने डियरेस्ट फ्रेंड किसको कह के संबोधित करा है? डियरेस्ट फ्रेंड किसे कहा है? टू whom did वर्ड्सवर्थ से? डियरेस्ट फ्रेंड अपनी बहन को कहा, डोरोथी को। चरसियों, कॉलरिज का नाम लेके तुम्हें चरस चढ़ गई बिल्कुल ही है। डोरोथी को कहा है? अरे हाँ, ओहो डोरो, सॉरी जी। हाँ जी हाँ, ओहो वो तो प्रीफेस में बोला है। हाँ, ओहो वो भी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, यानी कि सेकंड एडिशन में। डियरेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ का कुछ करते रहते हैं, पागल ना हो तो। अरे स्वाति, तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? वैसे तो बाद वालों को तो बेचारों को बस ऐसे ही हो। सो सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, हु यूज ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? बताइए, हु यूज ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? थॉमस याट, हेनरी हॉवर्ड, वॉल्ट विटमैन, पेट्रियार्क। दैट्स बी, हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड ने इसे किस में यूज किया था बच्चों? हेनरी हॉवर्ड ने इसे किस में यूज किया था? किसकी ट्रांसलेशन में यूज किया था? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, एनियड, वर्जिल की एनियड को ट्रांसलेट करने में। वाह 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 वाह। कीट्स एंडीमियन इज रिटन इन। कीट्स की एंडीमियन जो है वो किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, हीरोइक कपलेट, रन ऑन हीरोइक कपलेट। कीट्स की एंडीमियन किस में लिखी गई है? कीट्स की एंडीमियन जो लिखी गई है, कीट्स ने
डिकेंस एक कीट्स की जो एंडीमियन है वो लिखी गई 4000 लाइंस में है। ये लिखी गई है रन ऑन हीरोइक कपलेट्स में। इट इज रिटन इन रन ऑन हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट में नहीं है। रन ऑन हीरोइक कपलेट का मतलब होता है कि जब एक लाइन से दो लाइन में आपका जो आइडिया है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आइडिया है दैट शिफ्ट्स टू अनदर लाइन एज वेल। तो इसे कहते हैं रन ऑन कपलेट। गोला गलत हो गया है, कोई बात नहीं, यहां गलत कर लो वहां ना गलत करियो। सबसे लंबा नया क्या है ये, चलो कोई ना, पता ना क्या क्या बोलते रहे। Milton has expressed his intention of writing a great epic poem as early as 1639. He started to write Paradise Lost in dash and completed in dash. इसमें दो ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, तो वो उन ऑप्शंस को देखो और बताओ। भाई ये जो है दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, तो ये यही दोनों ऑप्शन है इसके। ये फॉल्ट क्वेश्चन हो गया है, दिस इज फॉल्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन एफ हो गया। बिल्कुल फील लो कि पेपर ही आ गया है, ठीक है, दैट्स बी एंड सी। Milton added an article argument summarizing the contents of each books and also a defense of his choice of. Milton ने किस चीज की चॉइस जो है वो बताई है? That's Milton ने added an article argument summarizing the contents of each book and also defense of his choice of. Milton ने Paradise Lost लिखी है blank वर्ड्स में। एक्चुअली ये 1660 तक हो गए, ये इसमें ना थोड़ा सा कुछ वो है, एक मिनट रुक जाओ जरा। एक काम यही करते हैं कि ये जो मिल्टन वाला क्वेश्चन है इसमें हम ये कर लेते हैं बी वाले ऑप्शन को, तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं 1665, 58 एंड 1665, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कई जगह पे 1663 भी आपको लिखा दिख जाएगा और आपको 16, तो यहाँ पर हम इसे बी मान रहे हैं, इस वाले को काट कर 65 कर लेना, 1665, ठीक है। कॉमन नंबर नहीं मिलते कभी भी एफ क्वेश्चन के, नंबर कट जाते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है वो। 1658, 1665 कर लेना बी वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये मैंने आपको ब्लैंक वर्ड्स बता ही दिया था, ये है मिल्टन एडेड एन आर्टिकल आर्ग्यूमेंट समराइजिंग द कंटेंट्स ऑफ ईच बुक्स एंड आल्सो अ डिफेंस ऑफ हिज चॉइस ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। तो मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा किसने है? मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा किसने है? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the next question is, in which book of Paradise Lost Milton talks about the creation of the world? बताइए, in which book of Paradise Lost Milton talks about the creation of the world? जल्दी जल्दी बताइए। That's book 7, बिल्कुल सही जवाब, that book 7। बुक 4th में तो एडम एंड ईव इंट्रोड्यूस होते हैं, बुक 7th है, इसका आंसर है आपका बुक 7th, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, who regarded Paradise Lost as the corruption of English language? Paradise Lost, कौन चिढ़ा हुआ था मिल्टन से बहुत ज्यादा, किसने Paradise Lost को corruption of English language माना है? बिल्कुल सही, that is डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वेरी गुड। तो इसका आंसर है आपका ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। Who is considered as morning star of Renaissance? Who is considered as morning star of Renaissance? देखो भाई, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लीफ को कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस कहा जाता है चौसर को। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इज विक्लीफ, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस इज चौसर। चौसर को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, एडमंड स्पेंसर एमोरेटी किसको डेडिकेटेड है? एमोरेटी इज डेडिकेटेड टू, हाँ जी, एमोरेटी जो उन्होंने लिखा है दैट इज लव सोनेट्स है, वो लिखी है उन्होंने अपनी पत्नी के लिए
एलिजाबेथ बॉयल, बिल्कुल सही जवाब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर निसिम एस्केल वॉज बॉर्न? निसिम एस्केल का जन्म कब हुआ था? निसिम एस्केल वॉज बॉर्न इन, नहीं, फिलिप सिडनी को उन्होंने वो नहीं करा था, फिलिप सिडनी को शेफर्ड्स कैलेंडर करा था। और बावली, फिलिप सिडनी को शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो करा था। और एमोरेटी लिखा उसने अपनी होने वाली अपनी पत्नी के लिए, और डेडिकेट करवा दो तुम फिलिप सिडनी को, ये बढ़िया है? फिर उसकी पत्नी भी देख के कहती है क्या हो रहा है ये। अब बताओ, यस, इन विच ईयर निसिम एस्केल वाज बोर्न? एस्ट्रोफेल तो लिखा ही उनके लिए था, एस्ट्रोफेल तो उनकी मृत्यु के बाद लिखा था। हाँ, मैरिज सॉन्ग थे एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन, ठीक है, वो तो लिखा ही उनके लिए था, फिलिप सिडनी के लिए। इन विच ईयर निसिम एस्केल वाज बोर्न? बताओ जल्दी। निसिम एस्केल वाज बोर्न इन, हाँ दे ले लूंगी मैं, तो भी किसी का भी नाम नहीं ले रही। 1924 या 1925? दैट इज 1924। निसिम एस्केल वाज बोर्न इन 1924। इसका आंसर मैं मार्क कर रही हूं, दैट इज 1924। एस्केल स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एट विल्सन कॉलेज। विल्सन कॉलेज कहां पर है भाई? विल्सन कॉलेज कहां है? दैट इज इन बी, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस पब्लिश्ड इन। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस कब पब्लिश हुई थी? अच्छा ये बताओ सबसे पहले, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस लिखी किसने है? Who wrote the private life of an Indian prince? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस किसने लिखी है? बिल्कुल सही, मुल्कराज आनंद ने लिखी है। ना, एस्केल ने नहीं लिखी, मुल्कराज आनंद ने लिखी है। और ये पब्लिश कब हुई थी? 1953। It was published in 1953. The private life of an Indian prince was published in 1953. ठीक है, देख रहे हो? Private life of an Indian prince was published in, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है वो लिखी किसने है? मुल्कराज आनंद के द्वारा, और ये आई थी 1953 में। भाई यहां तक तुम लोगों का सब क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं? भाई बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लाइन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बाद इसका जवाब देना। Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy. There was an awful rainbow once in heaven occurs in. ये ब्यूटीफुल सी लाइन्स हमें कौन सी पोएम में देखने को मिलती हैं? जल्दी जल्दी बताइए। ओड, इंटिमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी, द रेनबो, लामिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। बताओ बच्चों, किस में देखने को मिलती हैं ये लाइन्स? नहीं, ये लाइंस जो है ये कीट्स की एक पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है जिसका नाम है लामिया। ये लाइंस हैं लामिया की। रश्मि का इस बार आंसर गलत हो गया, तक तुक्का गलत हो गया है। ये लाइंस हैं लामिया की, ये लामिया की लाइंस हैं भैया। अरे क्या कर रहे हो बावलो हैं? अब हम उनका नाम ले रहे हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है जो गलत जवाब दे रहे हैं और कूद कूद के गलत जवाब दे रहे हैं। इट इज तुम्हारा भी, हाँ जो अच्छा गलत जवाब दे रहे हैं, मेरा भी लो। मैम खुशबू, लो खुशबू जी तुम्हारा नाम ले लिया है और हमने इसका नाम ले लिया है। किसी और का गोला गलत था भाई? किस किस का गोला गलत हुआ? तुक्को वालो, गोला गलत हो गया। लामिया, कीट्स की जो लामिया पोएम है इसमें उसने एक सर्पेंट वुमन के बारे में बताया, ठीक है, जिसका हाँ तो गोला गलत वालो। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ तक हो गया हमारे 22 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच इज नॉट रिटन बाय कमला दास। चलो बच्चों बताओ, ये इनमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ पोएम कमला दास के द्वारा नहीं लिखा गया? समर इन कैलकाटा, इसमें तो हो गया समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, द अनफिनिश्ड मैन। बिल्कुल सही जवाब, द अनफिनिश्ड मैन। वेरी गुड, सही जवाब है डी, अनफिनिश्ड मैन। बहुत सही, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। अल्फाबेट ऑफ लस्ट किसने लिखी है? Who has written the novel? जो भारत की सिल्विया प्लैथ कहलाती हैं, that is कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखा गया है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, Who said lamb is the
द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। किसने कहा है लैम जो है बहुत ही प्यारी फिगर है? ये याद करो, किसने कहा? नो 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 नो, हैजलिट ने है। इज इट? याद करो। नहीं नहीं, ईवी लुकास, उनके जो बायोग्राफर ईवी लुकास ने कहा है, ये ईवी लुकास की लाइंस है। यस, दैट्स डी, ईवी लुकास। गोला फिर गलत हो गया है, और जिन जिन का गोला गलत हुआ है उनके नाम लिए जाएंगे। ये है, रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा, नाम ले लूं मैं। ये नहीं पढ़ा मैंने, खुशबू गौतम कह रही है सही हुआ भावना का, और जिन जिन का गोला गलत हो गया जरा उनके नाम लिए जाए। खुशबू गौतम और बीनू कोठारी और दीपा, रश्मि, सबके गोले गलत हो गए हैं। अंजना का भी गोला गलत हो गया है। तो ये ईवी लुकास। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कॉकरमाउथ, ये तो सबको पता होना चाहिए, मुझे नहीं आता था, कोई बात नहीं, अब तो आ गया। चलो, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कॉकरमाउथ इन, ये तो सबको पता होना चाहिए कब था। यस, दैट्स सी, 1770, बिल्कुल। इन 1790 वर्ड्सवर्थ वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर ऑफ। वर्ड्सवर्थ कहाँ घूमने गए थे बताइए? बड़े लोगों के तो घूमने फिरने के किस्से भी पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा भाई। इसका आंसर है 1770 और इसका बता दीजिए 27 का। दैट्स यस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब। फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, वेरी गुड। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि लिखा है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने, ये कौन सी स्टोरी पे खत्म होता है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के द्वारा, ये खत्म कौन सी स्टोरी पर होता है? जिनमें से ट्रेजेडीज लैम्ब ने लिखी है, कॉमेडीज मैरी ने लिखी है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड सुनीता, दैट्स ए। और खुशबू ने भी सही जवाब दिया है, ए, बहुत बढ़िया, पेरिकल्स, वेरी गुड, सही जवाब, इट्स पेरिकल्स। हाँ भाई, तो अंजलि का भी सही जवाब है, दीपा का भी सही जवाब है, रश्मि का भी सही जवाब है, मीनू का भी सही जवाब है। इस पे तो बहुत सही जवाब आ गए, ऐसे कैसे? Who wrote A Farewell to Tobacco? A Farewell to Tobacco किसने लिखी है? आज साथ लाए हो दिमाग? अभी वो भी बता दूंगी स्वाति क्या है उसका। सबसे पहले ही बताओ, Who wrote A Farewell to Tobacco? That's Lamb. Lamb ने लिखी है Farewell to Tobacco. ठीक है, Farewell to Tobacco is written by Lamb, Prince of Assist. 29 हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। The wasteland is divided into, wasteland को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? जल्दी जल्दी बताओ। वेस्टलैंड लिखी किसने है? वेस्टलैंड लिखी है टी.एस. इलियट ने। वेस्टलैंड को डिवाइड करा है कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। द बरियल ऑफ द डेड इज द फर्स्ट पार्ट, व्हाट द थंडर सेड इज द लास्ट पार्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, ऑन हुज एडवाइस टी.एस. इलियट हैज लेसन द साइज ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को किसके कहने पर टी.एस. इलियट ने उसका साइज छोटा कर लिया था? नहीं तो बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था वो। दैट्स बी, एजरा पाउंड के कहने पर। कितने लाइंस की पोएम है भाई ये? वेस्टलैंड कितने लाइंस की पोएम है? हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन वेस्टलैंड? बताओ बताओ, हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन वेस्टलैंड? है 465, 400, 434, बिल्कुल सही जवाब पूजा ने दिया है। 434 लाइंस, 434। अब ये देखो, अब तुम्हें करना है पैसेज। ये 31 क्वेश्चंस थे तुम्हारे, जो कि आपके लिटरेचर के क्वेश्चन थे। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो है पैसेज करना है। अब पैसेज कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज करना। देख रहे हो, पैसेज भी लेकर आई हूँ, मेरा 14 ही चला गया। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज देखना। क्वेश्चंस देख लो। हरमन वांटेड टू रिमेन विद मदर बिकॉज who or what would be running around downstairs? What was the difficulty in calling the police? Herman was in color a light green, this means he. Choose the title most appropriate to the passage. अब आपको क्या करना है? पैसेज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमने क्वेश्चंस एक बार देख लेने हैं, और कभी भी पैसेज की वर्ड फॉर वर्ड हिंदी मत निकालो, बस पैसेज को पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना और सेंस जो है निकालना। द स्लैमिंग ऑफ द डोर, जो वर्ड मुश्किल होगा वो मैं अपने आप बना दूंगी। स्लैमिंग का मतलब होता है जोर से मारना। द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स हैज अराउज्ड मदर, शी पीप्ड आउट ऑफ हर रूम, पीप्ड का मतलब होता है झांकना। व्हाट ऑन अर्थ आर यू बॉयज डूइंग, शी डिमांडेड। Herman ventured out of his room, nothing, he said gruffly, but he was in color a light green.
What was all that running around downstairs, said mother, so she had heard the steps too. We just looked at her. Burglars, she shouted attentively. Burglars का मतलब तो चोर घुस आते हैं. I tried to quieten her by starting lightly downstairs. Come on, Herman, I said. I'll stay back with mother, he said. She is all excited. I stepped back on the landing. Don't either of you go a step, said mother. We'll call the police. Since the phone was downstairs, I didn't see how we were going to call the police. Nor did I want the police, but mother made one of her quick, incomparable decision. She flung up a window of her bedroom, which faced the bedroom window of the house of a neighbor, picked up a shoe and whammed it through a pane of glass. तो इस पैसेज को पढ़कर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये पैसेज जो है वो पूरा का पूरा जो है वो घर में बर्गलर्स घुस गए हैं और ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं. अब जरा क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से पढ़िए और बताइए व्हाट विल बी द आंसर. यस, Herman wanted to remain with mother. She was excited. He wanted to protect her. He was lazy to climb down the. He was frightened. नहीं, Herman wanted to remain with her mother because she was excited. तो इसका आंसर क्योंकि she was excited वो उसमें A है, A आएगा आंसर. देखो पहला ही आंसर गलत कर दिया. हरमन जो है वो अपनी मदर के साथ रहना चाहता था because she was excited. बिल्कुल दे रखा एग्जैक्टली दिया हुआ है इसमें ये चीज. Who or what would be running around downstairs? कौन भाग रहे थे downstairs? Who or कौन भाग रहे थे, कौन घुसाए थे? Yes, C, burglars. बिल्कुल सही जवाब. That is burglars. Question number 34. What was the difficulty in calling the police? पुलिस को बुलाने में क्या प्रॉब्लम थी? The phone was downstairs. बिल्कुल सही जवाब. The phone was downstairs. He was in color a light green. This means he, भाई light green color का मतलब क्या है? Was frightened. Sick नहीं, भाई किसी को देख के डरेंगे तो sick हो गए. That is was frightened. Choose the title most appropriate to the passage. इनमें से इस पैसेज के लिए कौन सा टाइटल सबसे appropriate होगा? Call the police, mysterious sounds, mother's timely action, beware of burglars. That's C. बिल्कुल सही. Mother's timely action. Beware of burglars कैसे हो सकता है यार? Mother's timely action. That's C. बताओ भाई 5 में से कितने ठीक हुए? How many questions are correct? 3. Very good. 4. बहुत बढ़िया. चलिए अब यहाँ पर आपको idioms को चूज करना है. वोकैब वाला पार्ट शुरू हो रहा है. She was on the horns of a dilemma as she had either to leave her job or divorce her husband. तो horns of a dilemma का meaning क्या होगा? In nervous condition, in terrible mood, in difficult situation, in suspense. Very good. That the answer is C. In difficult situation. Horns of dilemma is in difficult situation. बिल्कुल सही जवाब. यानी कि बड़ी मुश्किल स्थिति में होना. He died in harness. ये died in harness आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि क्या होता है. Prepositions पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था. Died in harness का क्या होगा? D. Died while working. बिल्कुल सही जवाब. Died while working. Very good. Question number 39. All his schemes ended in smoke. All his schemes ended in smoke. Ended in smoke का मतलब come to nothing, got on a liar, burnt up, attracted everybody. That's A. Come into nothing यानी कि सारी की सारी flop हो गई. Came to nothing. बिल्कुल सही जवाब. The young boy was kicking his heels in spite of his mother's stern warnings. तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40. Kicking his heels, playing happily, kicking someone, wasting time, passing a gesture of disrespect.
दैट्स बाय किकिंग हिज हील्स का मतलब होता है द यंग बॉय वाज किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग इज वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने को कहते हैं किकिंग हिज हील्स। बैठे बैठे पैर हिलाना, बस कुछ ना करना, टाइम वेस्ट करना, ठीक है। Fatima felt that she had been made a scapegoat for her son's incompetence. Scapegoat का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना। Fool, witness, fall guy, proxy. Let's see, fall guy, very good, बहुत बढ़िया भाई, fall guy, very good, बहुत बढ़िया। 41 हो गए, 42। She denied point blank her involvement in the crime. एकदम मना कर देना, बिल्कुल मना कर देना उसे कहते हैं। तो she denied point blank, yes, that's A, directly। मैं तो थी नहीं वहां पे, yes, इसका आंसर है A। तो यहां तक हुआ। Now tell me, how is the अब तक यहां तक जितना पेपर करा, उस पेपर को करके कैसा लग रहा है, ये बताओ सबसे पहले। कैसा लग रहा है इस पेपर को करके? सुपर्ब लग रहा है? एक ही बंदे को सुपर्ब लग रहा है, बाकी सबको कुछ नहीं पता चल रहा, बाकी सब तो परेशान से हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत से बनाया गया पेपर है ये, गुड लग रहा है। चलो अभी आगे और भी है, अभी तो बहुत सारे काम है। अब ये बताइए, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज नोन एज, that's A, immigrant। foreigner who settles in a country, that is immigrant। immigrant कहते हैं, immigrant, emigrant नहीं, immigrant। immigration department होता है, immigrant, ठीक है। A, place that provide refuse, a place that provide refuse, that's D, asylum। बिल्कुल, शेल्टर नहीं, रिफ्यूज, रिफ्यूज जो लेता है वो असाइलम होता है। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, दैट इज असाइलम। यहां आएगा असाइलम। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज बी, जर्नलिज्म। बिल्कुल सही जवाब, जर्नलिज्म। An abandoned child, unknown parents, who is found by somebody। एक छोड़ा हुआ बच्चा जो किसी और के द्वारा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? An abandoned child, foundling। ऑर्फन नहीं होता, किसी जैसे ये बच्चा होता है ना, किसी बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं और उसको जो है कोई और को मिलता है कि भाई यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड जो है वो मिली, इसको छोड़कर चले गए, तो उन्हें कहते हैं फाउंडलिंग। तो फाउंडलिंग होता है यानी कि पाया हुआ बच्चा, दैट इज फाउंडलिंग। तो ये होगा फाउंडलिंग। चलो अब क्वेश्चन नंबर, यहां पर ये इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ये आपके ये एक्सरसाइज है आप लोगों की, इस पे है ये आपके क्या कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर बताना मुझे। The Women's Emancipation Bill was sent back to Lok Sabha by the President for further examination। तो further examination की जगह हम और क्या कर सकते हैं? नहीं, असाइलम पागलों के लिए नहीं होता। असाइलम तो अलग अलग, जहां पर रिफ्यूज मिलती है, यानी कि शेल्टर जो होता है वो भी, हाँ बिल्कुल सही है, शेल्टर शरण स्थल, शरण गाह को कहा जाता है। और असाइलम यहाँ पे ना एक वर्ड और होना चाहिए था, असाइलम केवल इनके लिए ही नहीं होते, लुनेटिक असाइलम अलग होते हैं, लुनेटिक असाइलम्स होते हैं वो, वरना किसी को परमानेंट शरण स्थली देने के लिए असाइलम्स होते हैं। Yes, the Women's Emancipation Bill was sent back to the Lok Sabha by the President for further examination। इसका आंसर होगा आपका, पहले यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, फर्दर परयूजल नहीं होगा,
इसका आंसर होगा आपका फर्दर स्क्रूटनी। स्क्रूटनाइज का करने का मतलब होता है किसी चीज में आगे कीजिए, तो इसको बोला जाएगा फर्दर स्क्रूटनी, कि किसी चीज को और काट छांट करने के लिए, उसमें और चीजें देखने के लिए। तो यहाँ पर आएगा फर्दर एग्जामिनेशन नहीं होगा, दैट विल बी फर्दर स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी आएगा यहाँ पर, ना कि आपका यहाँ पर फर्दर एग्जामिनेशन आएगा, दैट विल बी फर्दर स्क्रूटनी। ठीक है, चलो पहला गलत हो गया तुम्हारा। Will you lend me few rupees in this hour of need? Will you lend me few rupees in this hour of need? बिल्कुल सही जवाब, दैट इज सी। बोरो मी नहीं होगा, बोरो का मतलब तो होता है विल यू लेंड मी, लेंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज, तो यहाँ आएगा सी। लेंड का मतलब होता है उधार, बोरो उधार लेना, लेंड उधार देना, तो दैट विल बी सी। बिल्कुल सही। कहाँ तक दिखती हूँ? नहीं, बुक दिखती है यहाँ ऐसे नहीं। Now the next question, unless you work hard you will not pass। देख लो भाई, unless you work hard you will not pass। Question number 49, as long as you work hard, till you work hard, until you work hard, no improvement। अबे कुछ भी जरूरत नहीं है, until you work hard नहीं होगी, जब तक तुम काम नहीं, अगर तुम काम नहीं करोगे you will not pass। कंडीशन बताई जा रही है, जब कंडीशन बताई जाती है तो unless you work hard, अगर तुम काम नहीं करोगे तो you will not pass, तो तुम पास नहीं होगे। तो ये एक शर्त बताई जा रही है, इसमें टाइम का नहीं है, तो यहाँ पर नहीं। इफ तो तब unless तो नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ऑडेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑडेसिटी का मतलब होता है जिद, जिद, और मतलब किसी चीज पे जो है ना, हाँ हम तो करेंगे, इफ का सेंस देता है। बिल्कुल हाँ, ऑडेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन नहीं होता, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन होता है। तो 50 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। अब यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो, और ना हो तो बोलो। तो यहाँ आएगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 50 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए, दैट इज नेसेसिटी इज द मदर। 50 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम? आगे भी अभी तो चलिए, अब जरा क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। बताओ भाई इसका क्या जवाब होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर मुझे बताना। बिल्कुल सही जवाब, मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स। वैसे तो ये कोई सा भी ठीक नहीं है, मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, ये होना चाहिए था, क्योंकि ये एक टेम्परेरी वो है, टेम्परेरी दशा है, और टेम्परेरी दशा बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज ही नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, लेकिन इनको देखते हुए अगर हम ये कहें तो 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिव्स हो जाएगा। वैसे तो कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि जब टेम्परेरी एक्शन को बताया जाता है तो मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमसे सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। हाँ जी, लिव्स बिलो द पॉवर्टी, हाँ नहीं देखो लिव है, यहाँ लिव्स है बिलो द पॉवर्टी लाइन। परमानेंट, अच्छा कोई भी कंडीशन परमानेंट ये इस तरीके की होती नहीं है। अगर ऐसा होता तो गरीब हमेशा गरीब ही रहता, कभी अमीर ही ना होता। 52, ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। बताइए 52 का आंसर देखिए। हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, बिल्कुल सही। किसी के द्वारा टॉर्चर करना है तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, तो यहां आएगा हैविंग बीन टॉर्चर्ड। वेरी गुड। Question number 53. The orphans have been clamoring for nutritious food from the past 2 weeks. अब ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कभी भी आपका सिंस कहीं पर भी ये टाइम दे रखा होता है तो सिंस फॉर यूज करते हैं। तो बताइए ये आएगा नहीं, फॉर द पास्ट 2 वीक्स, यहाँ आएगा सी। भाई पास्ट 2 वीक्स आ रहा है, द लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर द पास्ट 2 वीक्स।
फॉर द पास्ट 2 वीक्स, दैट सी। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब टाइम दे रखा होता है तो सेंस ऑफ फॉर का यूज करते हैं, फ्रॉम तो आने वाले उसके लिए बताया जाता है कि द एग्जामिनेशंस विल कमेंस फ्रॉम मंडे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर है द पास्ट 2 वीक्स। द पास्ट 2 वीक्स हमारा क्या हो गया, दैट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हो गया हमारा टाइम कब, कितने समय से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, सी का यूज, सी फॉर द पास्ट 2 वीक्स आएगा। Question number 54. I will now deal with him is a manner different is a manner different from the one I have adopted so far. देखो, I will now deal with him is a manner different from the one I have adopted so far. कोई गलती है भी या यूं जबरदस्ती की गलती ढूंढ रहे हो? जबरदस्ती की गलती ढूंढ रहे हैं हम तो भाई। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में सो फार, येट वगैरह आता है तो उसमें जो टेंस यूज होता है वो परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ठीक तो है, बिल्कुल कोई गलती ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। तो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू हो जाओ। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। 55. The student said let me come in. बताओ क्या होगा इसमें आपको, जी, that is the student said let me come in. पहले का आंसर है आपका the student the student told that he let the student said that if he is allowed, the student requested to let him come in, to let him come in. The student requested that he might be. वैसे तो सी और डी दोनों ठीक है, सी और डी दोनों ठीक है, लेकिन हम इसमें जो लगाएंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, यहाँ पर आएगा कि ये परमिशन मांगी जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन, क्योंकि यहाँ पर हम परमिशन के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डी लगा रहे हैं। दोनों ठीक है वैसे, लेकिन डी वाला ज़्यादा सही इसलिए क्योंकि परमिशन मांगी जा रही है, इसीलिए आएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। वैसे दोनों ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56. ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये वाला करो। यहां ध्यान से देख के करना, बेबीज के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि बेबीज जो है ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सही। ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, बिल्कुल, बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो ये जो 56 है आपका, 56 का आंसर होना चाहिए, द आंसर शुड बी भी एडवाइज द बेबीज। आप एक चीज देखो, यहाँ पर बेबीज के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि, और इसके बाद ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी कि ये क्या है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में अब ये ऑर्डर्ड भी हो सकता था, ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पर एडवाइस आ रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ही एडवाइज द बेबी, क्योंकि ये देखो कि ये जो है ना, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये फॉर्म ऑफ एड्रेस है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है। I said I came here yesterday. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या आएगा इसका। I said I came here yesterday, और इसका यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके वो भी देख लीजिए। I said that I came here that day. I said that go there. I said that I had come there the previous day. I say. तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, that is C. I said that I had come there the previous day. बिल्कुल सही जवाब, very good. Next is he said the government is writing letters. चलो बताओ। He said that the government is writing letters. He said that the government was writing a letters.
He said that the government will write letters. He said that the government wrote letters. ये सबको पता क्या होगा. He said that the government was writing letters. हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका. The government was writing letters. He said that the government was writing a letters. ये तो थोड़ा कुछ गड़बड़ी है. ये तो इसके मुझे लग रहा है इसके सवाल में ही गलती है. तो ही सेड दैट द गवर्नमेंट वॉज राइटिंग, ए नहीं आएगा, लेटर्स आएगा. बी है तो लेकिन लेटर्स के पहले ए नहीं लगेगा, कभी भी प्लूरल के पहले ए नहीं लगता. चलो, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन. कितने टुच्चे क्वेश्चन है. हाँ बिल्कुल. ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन. ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन. हाँ, he said that he has passed the, he said that he announced that he है. अब ये तो कोई सा भी सही नहीं लग रहा मुझे. ये क्या हो रहा है, सारे जवाब गलत हैं. ये F हो गया क्वेश्चन. वैसे इसमें टाइपिंग एरर है. ये A वाले में हैड था तो ये A हो जाएगा. He said that he had पास द एग्जामिनेशन. ये देखो मैंने अभी टाइपिंग एरर थी उसे ठीक करा. ही सेड दैट ही हैड टू पास द एग्जामिनेशन. बिल्कुल नहीं है. हैड टू अगर करोगे तो इसका मतलब पास करना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता. टू हटाओगे तो फिर पास लगाओगे तब हो जाके सही होगा. तो सी तो हो ही नहीं सकता. तो सी तो है ही नहीं, क्योंकि हैड टू का तो मतलब है करना पड़ा था. करना पड़ा था नहीं है, क्योंकि आई हैव पास द एग्जामिनेशन. कोई व्यक्ति कह रहा है मैंने एग्जाम पास कर लिया है, तो इसका मतलब है कि मैं एग्जाम पास कर चुका हूं. तो यहाँ पास्ट में अगर बोलेंगे तो ही हैड. ये वाले क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई थी, मैंने उसे ठीक कर दी है. हाँ जी, क्वेश्चन एफ हो गया. हाँ बिल्कुल काजल जी, क्वेश्चन एफ हो गया है. Select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. One must keep one's promises. चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए. टू हटाकर बेटा पास्ट में ईडी लगाएगी ना अंजलि, तब होगा ठीक. ही अनाउंस दैट, जो भी था इसका, ही कहाँ गया. ही सेड दैट ही हैड. टू हटा दे, पास में ईडी लगा दे. इतना काम करना पड़ेगा, हमने ऊपर वाले में है तो क्यों कर दिया. हाँ जी, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस. वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट. इसका आएगा बी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट या प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, दोनों ठीक है. वन मस्ट कीप, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट. बाय वन नहीं लगेगा तो बिल्कुल सही है, दैट विल बी बी. बिल्कुल सही जवाब. 61, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स. क्वेश्चन नंबर 61, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन. ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट. बताओ जी. दैट इज ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट. तो भाई इसका सी है, दैट सी. तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है आपका सी, क्योंकि यहाँ देखिए ये हो गया ऑल द टेलीफोन वायर्स हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये भैया जो होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, इसका टेंस थोड़ी ना चेंज होता है. ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, दे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो है यूज नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. तो भैया आप जरा आगे बढ़ते हैं. The little girl was knocked down by a speeding car and she lost her. अब ये दो हो गए हैं क्वेश्चन नंबर. अब आपको क्या करना है, इनमें आपको फिलअप्स भरने हैं. तो आप इसमें देखिए, the little girl was knocked down by a speeding car and she lost her dash immediately. ध्यान से देखिए, कॉन्शियंस जो होता है वो अंतरात्मा को बोला जाता है. ध्यान से देख ले बदतमीज, पागल ना हो तो. अंतरात्मा खो गई होगी उसकी, पागल ना हो तो बिल्कुल ही. टाटा बजा दूंगी बहुत जोर से. बदतमीज कहेंगे, पता नहीं कहाँ घूमते फिर रहे हैं. अंतरात्मा निकल के भाग गई. दैट इज कॉन्शियस. सी सॉरी, इसका आंसर है आपका, दैट इज डी, कॉन्शियसनेस. मैं भी इन्हीं की तरह हो रही पागल. दैट इज डी, कॉन्शियसनेस, चेतना. दैट इज चेतना, कॉन्शियसनेस. तो पागल हो गए, मैं भी तुम्हारी तरह. Consciousness. She found a few good cards in a shop and she bought dash cards last night. भाई बताओ, she found a few good cards in a shop and she bought dash cards last night. Those, बिल्कुल ये she found bought, क्योंकि यहाँ पर a few good cards है, तो few good cards के लिए वजह से plural आएगा, तो those cards last night. बिल्कुल सही. Now the next question.
10 miles dash a long way to walk. 10 miles, जब भी कभी यूनिट्स ऑफ मनी, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस होता है तो वो प्लूरल नहीं सिंगुलर माना जाता है, तो इसीलिए आएगा यहाँ पर इज। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी, होशियार होगा तुम तो वैसे। Will those of you who have objections to this proposal dash put up your hands please. चलो भाई मेरा इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ पहले इस क्वेश्चन का मीन क्या। खुशबू का नाम ले लो, खुशबू का नाम ले लो, खुशबू का नाम ले लो। आप तो समझ नहीं रहे मैं नाम क्यों नहीं ले रही, मगर तुम बदतमीज इतने हो बस। Will those of you who have objection to this proposal dash put up your hands please. यहाँ पर है जो डिस्कस किए गए थे, तो यहाँ आएगा being discussed, that is B. डिस्कस किए गए थे तो being discussed. Now the next question is, she had frequent toothaches. उसके दांत में दर्द होता है। हाँ, being discussed किए जा रहे थे, being discussed। देखो ये आएगा ना, will those of you who have objection to this proposal being discussed, जो डिस्कस किए गए थे, put up your hands please. तो discussed to having discussed, by being discussed, having discussed होता है एक काम के खत्म होने के बाद जब दूसरा करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जेरंड का वो वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं ना, इसलिए प्रेजेंट पार्ट है। हैविंग डिस्कस टू दिस प्रपोजल, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, वैसे तो बीइंग डिस्कस्ड ही है इसका, बीइंग डिस्कस्ड ही है इसका, जो डिस्कस किए गए थे बीइंग डिस्कस्ड यही होगा इसका। हैविंग डिस्कस का मतलब होता है कि एक काम के बीच में काफी सारा जब गैप होता है तब हम लगाते हैं ना हैविंग, इसलिए। She had frequent toothaches, so he decided to dash. आप बताओ इसका क्या होगा। 66 का देखो, she had frequent toothaches, so he decided have her teeth, भाई टीथ को किसी, भाई यहाँ पर आपको लग रहा होगा अगर आप यहाँ पर लगाओगे बिना सोचे समझे आप रिमूव हर टीथ का मतलब तो ये होगा कि उसने उसका दांत तोड़ दिया। रिमूविंग हर टूथ, दांत को हटा देना। हैव हर टीथ रिमूव्ड का मतलब होता है किसी दूसरे से कोई काम करवाना, क्योंकि अगर हमारे दांत में दर्द है तो हम जो है खुद अपना ना दांत तोड़ सकते हैं ना अपने परिवार वालों से अपना दांत तुड़वा सकते हैं, या दांत कोई और करेगा यानी कि कोई और व्यक्ति करेगा। तो इसीलिए हैव हर टीथ तो देख के करना कि रिमूव हर टीथ का मतलब तो ये हुआ मुक्का मारा और दांत तोड़ दिया, तो वो नहीं हो सकता। तो हैव हर टीथ रिमूव्ड ये कॉजेटिव वर्ब है, इसका मतलब है किसी और से काम करवाना, तो यहाँ आएगा हैव हर टीथ रिमूव्ड। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, 66 तक हो गए हैं। सी द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट की स्पेलिंग हमारे यहाँ गलत हो रखी है, उसको भी ठीक कर लेते हैं। सी द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। इनकोहेरेंट, आप लोग इन वर्ड्स को देखते जाइए और मुझे बताते जाइए। इनकोहेरेंट ऑपोजिट बताना है, तो इनकोहेरेंट का चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, तो इसका आंसर है आपका दैट्स ए, बिल्कुल सही। इनकोहेरेंट का मतलब है इंटेलिजिबल, यस, ऑपोजिट इन मीनिंग इंटेलिजिबल। कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना, तो कंटेमिनेट का देखिए क्या होगा, प्रदूषित करने का उल्टा क्या होगा, दैट्स विल बी प्यूरिफाई। एक्साइटमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जोश से भरे हुए एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट का मतलब क्या होगा, एक्साइटमेंट, दैट विल बी बोर्डम। सी बिल्कुल सही, ना ना कामनेस नहीं, बोर्डम, बोर हो रहे हैं। नोटिस, नोटिस का मतलब, नोटिस का उल्टा क्या होगा, नोटिस का उल्टा इग्नोर, दैट्स ए, वेरी गुड। तो 70 तक आज हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आप भी थक गए होंगे। 70 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल करवा दूंगी, ठीक है, पेपर तो भेज दूंगी, से बाकी के क्वेश्चन कल करवा दूंगी। 70 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें काफी आज लंबा हो गया ना पेपर, सीधा पेपर नहीं था आज, सीधा पेपर नहीं था ना, इसीलिए जो है आज काफी देर जो है वो लग गई है इस पेपर में।